नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प सिंह, यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर इंदौर से। आज का अपना डिस्कशन होगा जिस पेशेंट में शुक्राणु जीरो हैं या निल हैं या एज़ोस्पर्मिया जिसको बोलते हैं, और उनको बोला गया है कि आप दूसरे के शुक्राणु से इलाज कराओ या डोनर स्पर्म से कराओ, पर वो पेशेंट डोनर शुक्राणु नहीं लेना चाहता। अब वो क्या करे? ऐसे बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं। मान लीजिए हर दूसरे दिन एक पेशेंट रहेगा जो इस कंडीशन से गुजर रहा है कि वो शुक्राणु नहीं है और वो अपने ही शुक्राणु से कराना चाहते हैं, दूसरे के शुक्राणु नहीं इस्तेमाल करना चाहते, जो कि उनका अधिकार है। भाई, अगर किसी को दूसरे का शुक्राणु नहीं यूज करना तो ये उसका हक है। हम कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने 30 से ज्यादा ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने पहले डोनर इस्तेमाल किए हैं, उनको सक्सेस नहीं मिली, और उसके बाद खुद के शुक्राणु से आईवीएफ करके उनको सक्सेस मिल चुकी है। अब इसमें ज्यादातर जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है। इसका मतलब ये होता है कि शुक्राणु का जो ट्रैक रहता है, तो अंडकोश में शुक्राणु बनते हैं, वहां से एक नली के थ्रू बाहर निकलते हैं, तो उस नली में बंद नहीं है कहीं से भी वो नली, उसमें ब्लॉकेज नहीं है, इसलिए उसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। तो एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है जीरो स्पर्म, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब बिना ऑब्स्ट्रक्शन के। इन कंडीशन में जो ट्रीटमेंट रहता है वो निर्भर करता है कि आपकी जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट कैसी है। अब अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पेशेंट जो मैंने देखे हैं उनको जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट नहीं होती है उनकी। वो जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट से हमको ये पता चलता है कि शुक्राणु बनने की संभावना है या नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर रिपोर्ट सही आई है तो 100% चांस है कि शुक्राणु बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर रिपोर्ट सही आती है तो शुक्राणु बन सकते हैं। उसकी संभावना आपके केस में शायद 10% हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है। ये निर्भर करेगा आपकी जांच रिपोर्ट पे। पर अगर रिपोर्ट गलत आती है कि आपके क्रोमोसोम्स में जेनेटिक टेस्टिंग में खराबी है, तो शायद चांस 0% होगा। तो ऐसे केस में हमको दवाई लेना या ऑपरेशन करने का भी कोई मतलब नहीं रहता। तो सबसे पहली चीज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में है कि जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए। जब वो जेनेटिक टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, अगर मान लीजिए वो आती है कि नॉर्मल है, तब फिर ये डिसाइड होगा कि आपके केस में कितना चांस है, ये आपकी जांच करके और कुछ और टेस्ट करके बता सकते हैं। उसके बाद का ट्रीटमेंट या तो टीसा हो सकता है या माइक्रो टीसा हो सकता है। वो टीसा उनमें किया जाता है जिसमें अंडकोश का साइज नॉर्मल रहता है, पहले कभी उनका ऑपरेशन किया नहीं गया, तो टीसा करके उसमें एक सुई हम अंडकोश में डालते हैं, आपको बेहोशी का इंजेक्शन एनेस्थीसिया देने के बाद, और उस सुई से हम लोग टिश्यू सैंपल निकालते हैं अंडकोश के अंदर से और उसको चेक करते हैं लैब में कि शुक्राणु है कि नहीं। और अगर हैं तो उन शुक्राणु को फिर या तो इस्तेमाल कर लिया जाता है अगर आपके वाइफ के अंडे रेडी हैं और उनको निकाला गया है, या फिर उसको फ्रीज कर सकते हैं। दूसरा होता है माइक्रोटीसा। अब माइक्रोटीसा एक सबसे बेहतरीन ऑपरेशन होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के लिए। उससे बेहतर ट्रीटमेंट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के लिए नहीं है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेहोशी दे करके माइक्रोटीसा का ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि एक चीरा लगाया जाता है छोटा सा अंडकोश में। अंडकोश को परत बाय परत खोला जाता है, उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है। तो 25 टाइम्स एक्स माइक्रो जूम रहता है उसमें। तो जैसे हम फोन में जब फोटो खींचते हैं तो कुछ दूर की फोटो खींचनी है तो हम जूम करते हैं उसको, मान लीजिए 5 गुना जूम हो गया। उसी तरह से हम माइक्रोटीसा करते समय ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से ऐसे आंख डाल के देखते हैं, उसको जूम करके देखते हैं। वो जूम करने से फर्क क्या पड़ता है, हमको पता चलता है किस एरिया में शुक्राणु बन सकते हैं, मिल सकते हैं, किस एरिया में नहीं मिल सकते। क्योंकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में बहुत बार सिर्फ छोटी छोटी जगहों पे बस शुक्राणु मिलते हैं। उसको आप बोल सकते हैं कि वो शायद सिर्फ, जैसे मान लीजिए समुंदर है, समुंदर में कहीं टापू दिखता है आपको, या जिसको आइलैंड बोलते हैं, तो वो एक जमीन का पोर्शन है जो पूरे समुद्र में शायद सिर्फ एक जमीन का टापू यहाँ दिख रहा है, एक टापू यहाँ दिख रहा है। उसी तरह से नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में हमको शुक्राणु एक टापू की तरह कुछ अलग अलग जगहों पे, शायद 1-2 जगहों पे दिख सकते हैं। तो माइक्रोटीसा से हम वो टापू वाली जगह को खोज सकते हैं और वहां से शुक्राणु निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने हजारों माइक्रोटीसा प्रोसीजर किए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहता है, ये बहुत इफेक्टिव है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद के ही शुक्राणु से बेबी हो, इससे बेहतर प्रोसीजर कोई नहीं है। तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें, इसके स्टेप्स जानें, इसके वीडियो देखें और इससे डरे नहीं। देखने में लगता है कि ये प्रोसीजर बहुत दुखदाई है, बहुत दिक्कत वाला होता है, पर ये मान के चलिए इसमें जैसे आपका सुबह प्रोसीजर हुआ तो दोपहर तक आप चल के घर वापस जाते हो। तो इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है।
एक स्टेप बाय स्टेप उसको किया जाता है प्रोसीजर को। 2011 से हम लोग ये प्रोसीजर करते आए हैं और अभी तक 2011 से अभी इतने साल हो चुके हैं, 15 साल, और 15 साल में इससे बेहतर प्रोसीजर कोई नहीं आया इसको अपग्रेड करने के लिए। तो अगर आप अपना बेबी चाहते हैं, डोनर नहीं चाहते, आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, तो आज ही अपने डॉक्टर से माइक्रोटीसा के बारे में जानें और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ों के बारे में आप डॉक्टर से सवाल करें। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप डॉक्टर से सवाल करने में डरते क्यों। इलाज आपका हो रहा है, सवाल आपके अगर आप पूछोगे तो डॉक्टर की जवाबदारी है उसको उसका क्लैरिफिकेशन देना, उसका आंसर करना, तब तो आप जाके डिसीजन ले पाओगे। आप सिर्फ ये थोड़ी कर सकते हो कि डॉक्टर के पास जाओ और जो डॉक्टर बोले वो आप आंख बंद करके उसको मान लो, बिकॉज आपके जहन में जो सवाल है उसका जब तक आंसर आपको नहीं मिलेगा, उसका जवाब नहीं मिलेगा, तब तक आपका मन कभी मानेगा नहीं इलाज कराने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा डॉक्टर से क्लियरली पूछें और अपना इलाज अच्छे से कराएं। धन्यवाद।